कहने का मतलब ये है बच्चों कि इसकी विशेषता के अंतर्गत मैं जो बातें आपके साथ शेयर किया वो ये है कि इंडो इस्लामिक जो कला स्थापत्य शैली दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और अन्य जो उस समय के क्षेत्रीय राज्यों में विकसित हुई, उनमें इन दोनों विशेषताओं को हम सम्मिलित कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि किस तरह से इंडो की त्राबियत और आर्कवेट दोनों को मिलाया गया। इससे हुआ क्या, स्पेशली अगर हम आर्कवेट विशेषता की बात करूं, जिसमें गुंबद और मेहराब है प्रमुख विशेषता, मैंने इसको चित्र के माध्यम से आपको समझाया भी। गुंबद और मेहराब की प्रयोग से भवनों को बनाने में बहुत सहूलियत मिली, स्पेशली छतों के सहारे के रूप में। इसके पहले सभा भवनों के निर्माण में हम सैकड़ों स्तंभों का प्रयोग करते थे, लेकिन अब गुंबद के निर्माण से, मेहराब के प्रयोग से इन भवनों के निर्माण में बहुत सहूलियत मिली। लेकिन यह भी आपको स्पष्ट कर दूं कि गुंबद और मेहराब ऐसा नहीं है कि इस्लामिक देन है। गुंबद और मेहराब का प्रयोग सबसे पहले रोमन साम्राज्य में देखने को मिलता है। रोमन साम्राज्य से कुषाण यहां लाए और यहां लोकप्रियता तुर्कों ने दी। लोकप्रियता जो इस गुंबद और मेहराब को मिली, यह तुर्कों की देन मानी जा सकती है, यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक और जो खास बात है कि गुंबद और मेहराब का जो प्रयोग शुरू हुआ तो भवनों के निर्माण में आसानी हो गई। साथ ही साथ इन्होंने चूना पत्थर और जिप्सम के प्रयोग से पत्थरों को जो जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की, इससे भवनों में और मजबूती आई। तो यह भी एक खास बात मानी जा सकती है कि इस्लामिक स्थापत्य के अंतर्गत हम इनको देखते हैं कि पत्थरों के द्वारा जिन भवनों का, किलों का निर्माण किया गया, उनमें चूना पत्थर जिप्सम के प्रयोग से मजबूती आई, क्योंकि इसको एक जो है मसाले के रूप में इस्तेमाल किया गया जोड़ने के लिए, जैसे आजकल सीमेंट बालू का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलता है। चूंकि इस्लाम में चित्रकारिता वर्जित है, तो दीवालों पर इन्होंने क्या किया है कि फूल पत्ती का अलंकरण किया, कमल घंटे की आकृति बनाई, जिससे भवनों में एक खूबसूरती दिखाई देती है। तो इन विशेषताओं को हम इंडो इस्लामिक कला शैली के विशेषता के रूप में देख सकते हैं, जो विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि स्पेशली दिल्ली सल्तनत में इसका विकास कैसे होता, फिर मुगल काल को देखेंगे, फिर क्षेत्रीय, फिर आधुनिक स्थापत्य को हम पढ़ेंगे, ताकि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों काल का स्थापत्य कला का विकास एक सीक्वेंस में आपके माइंड में आ जाए। तो हम सबसे पहले अब दिल्ली सल्तनत काल में कैसे विकास होता है। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में हम देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले हम इलबारी काल को देखते हैं। इलबारी काल, जिसे हम आरंभिक या मामलूक भी कह सकते हैं, और इसमें भी अगर आप देखें तो सबसे पहले नाम जिसका आता है उसका नाम है कुतुब उद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने
एक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सूफी संत थे। सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण किया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण किया। यानी एक तरह से ये पहला है। इससे इल्तुतमिश ने पूरा करा। इससे इल्तुतमिश ने पूरा कराया। इसे इल्तुतमिश ने क्या करवा? पूरा कराया। यही नहीं, अगर आप देखें तो फिरोज तुगलक काल में इसकी एक मंजिल गिर गई, तो बिजली गिरने से एक मंजिल गिर गई, तो उस मंजिल को ठीक कराया और एक मंजिल और पूरा करवाया। फिरोज तुगलक के काल में बिजली गिरने से एक मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई। एक मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई। तब फिरोज तुगलक ने इसकी मरम्मत करी। मरम्मत करवाई तथा एक मंजिल और बढ़ाई। एक मंजिल और बढ़ाई। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कुतुब मीनार की जो है संरचना सामने आई। इसके अलावा अगर आप देखें अन्य बातों को, अगर हम देखें तो कुतुबुद्दीन के काल में जो और निर्माण हुआ उसमें है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, जो एक संस्कृत विद्यालय था, इसको तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया। क्योंकि इसको बनवाने में 2.5 दिन लगा, इसलिए इसे हम 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसने
जो है चूंकि इसको समय कम मिला इसलिए अन्य उसको विशेषताओं को हम नहीं देख सकते। इसने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था दिल्ली में, जो पहले जैन मंदिर था, फिर विष्णु मंदिर बना, फिर जो है ये हो गया। उसका वर्णन हम मस्जिद की संरचना जब आपको पढ़ाएंगे उस संदर्भ में करेंगे। अगले काल को अगर हम देखें तो विशेष रूप से अगर हम देखें तो खिलजी काल आता है। खिलजी काल इलवरी वंश के बाद जो नया वंश आता है 1290 से शुरू होता है, वो है खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश। यद्यपि ये वंश बहुत ज़्यादा समय तक तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी 30 वर्ष का शासन कम नहीं होता। 1290 से 1320 तक को माना जाता है। खिलजी वंश में अगर हम देखें तो सबसे पहले नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी, जिसने अलाई दरवाजा बनाया। अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा अलाई दरवाजा बनवाया। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवाया। ठीक, और इसमें घोड़े के नाल के आकार की मेहराबें बनाई गई है। इसमें घोड़े के नाल के आकार की मेहराब बनवाई गई है। मेहराब बनाई गई है, अलाई दरवाजा। और इसको कुछ लोग तो कहते हैं कि पहली ये शुद्ध इस्लामिक है। इसकी दीवारों पर अगर हम देखें, इसकी दीवारों पर जालियों की आकृति है। जालियों की आकृति है। ये भी एक खास विशेषता के रूप हम इसको दर्ज कर सकते हैं। और इससे एक महत्वपूर्ण आकृति के रूप में भी दर्ज किया जाता है कि किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने इस दरवाजे का निर्माण करवाया, जिसमें इस्लामिक स्थापत्य कला शैली की विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं और मेहराब का एक जो है सुंदर प्रमाण सामने आता है। इसके बाद जो समय आता है वो है तुगलक काल। तुगलक काल ये एक तरह से देखें बच्चों तो सबसे बड़ा जो है काल माना जाता है। सबसे बड़ा काल दिल्ली सल्तनत के इतिहास में इसे हम सबसे बड़ा काल मान सकते हैं। और इस काल में हम देखते हैं कि वास्तुकला की एक नवीन कला शैली शुरू हुई। वास्तुकला की एक नवीन कला शैली शुरू हुई।
शुरू हुई, जिसे सलामी कहते हैं। ब्रैकेट में हम इसको कर लें, ढलवा दीवारें। क्या कह सकते हैं बच्चों? ढलवा दीवारें या सलामी, जिसे सलामी कहते हैं, सलामी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सलामी कहते हैं, या ढलवा दीवारें भी हम इनको कह सकते हैं। इस तरह से भी इसको देखा जा सकता है। अब इसमें खुरदुरे पत्थरों का प्रयोग किया गया। इसमें खुरदुरे पत्थरों का प्रयोग किया गया। इसमें किसका प्रयोग किया गया बच्चों? इसमें खुरदुरे पत्थरों का प्रयोग किया गया और तिरछे दीवारें सामने, जिसे हम ढलवा दीवारें या सलामी कहते हैं, खुरदुरे पत्थरों का प्रयोग किया गया, जिससे तिरछी दीवारें बनती है। तिरछी दीवारें बनती है, जो विशेष रूप से उल्लेखनीय मानी जाती है। इसका निर्माण भवनों को मजबूती प्रदान करने के लिए, अगर विशेष रूप से पूछा जाए कि इसका प्रयोग किस लिए किया गया, तो इसका निर्माण भवनों को मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया। इसका प्रयोग भवनों को मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया। मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया। ठीक, ये भी एक खास बात है। और चूंकि इसकी जो है, इस कला शैली का जो आरंभ होता है बच्चों, वो गयासुद्दीन तुगलक से होता है। गयासउद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नाम से एक शहर बनवाया। तुगलकाबाद नाम से एक शहर बनवाया, और उसमें हम देखते हैं कि इसमें एक भवन का निर्माण करवाया गया। इसमें एक भवन का निर्माण करवाया गया। इसमें एक भवन का निर्माण करवाया गया। ठीक है बच्चों, और इस भवन में हम जो है देख सकते हैं कि कैसे सूर्योदय के समय इतनी तेजी से चमकता है। इसकी प्रशंसा बच्चों इब्न बतूता ने भी किया है, कि इब्न बतूता ने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि
जब सूर्य की रोशनी इस भवन पर पड़ती थी तो ये चमकता था, जो इसकी खास बात मानी जाती है। तो गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो शैली प्रारंभ की गई उसमें हम इन सारी चीजों को देख सकते हैं, जो विशेष रूप से उल्लेखनीय मानी जा सकती है। अब इसके अलावा अगर आप देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी बहुत सारे निर्माण हुए, जैसे आदिलाबाद का किला अगर आप देखो तो उसने बनवाया, ये भी एक विशेष रूप से उल्लेखनीय बात मानी जा सकती है। इसके अलावा फिरोज तुगलक के काल में देखिए तो फिरोज शाह कोटला मैदान और तमाम शहरों का निर्माण करवाया उसने। लेकिन खास बात यह है बच्चों कि फिरोज तुगलक के काल में बहुत व्यापक पैमाने पर निर्माण कार्य हुआ, शहरों के निर्माण हुए, भवनों के निर्माण हुए, लेकिन इसमें सलामी या ढलवा दीवारें या तिरछी दीवारों का प्रमाण नहीं मिलता। ये विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि तुगलक कला शैली की विशेषता सलामी या ढलवा दीवारें हैं। खुरदरे पत्थरों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तुगलकाबाद एक राजधानी के रूप में गियासुद्दीन तुगलक ने स्थापित किया और इसमें भवनों का निर्माण करवाया। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दिल्ली में भवनों का निर्माण करवाया, आदिलाबाद का किला बनवाया। फिर फिरोज शाह तुगलक के काल में तुगलक कला शैली या पूरे सल्तनत काल की स्थापत्य कला शैली का चरमोत्कर्ष हम देखते हैं। लेकिन खास बात यह है कि फिरोज तुगलक के काल में सलामी जो तुगलक काल की खास विशेषता मानी जाती है उसका प्रमाण नहीं मिलता। तो हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि फिरोज तुगलक के काल में वास्तुकला सलामी कला शैली से मुक्त हो गई है, वह अपनी एक स्वतंत्र कला शैली को व्यक्त करती है। बाद में तब तुगलक वंश के पतन के साथ नए वंश आते हैं, उन वंशों ने भी अपनी एक अलग पहचान कायम की। इसके बाद हम सैयद और लोदी काल को देखते हैं। सैयद एवं लोदी काल। सबसे पहले हम लोग सैयद काल की बात करते हैं। सैयद काल में अगर हम देखें बच्चों, जो खास बात है तो सैयद वंश के शासन काल में ही इन्हीं के शासन काल में मकबरों का निर्माण व्यापक पैमाने पर किया गया। ठीक, व्यापक पैमानों का बड़ी संख्या में किया गया। अष्टकोणीय मकबरे, अष्टकोणीय मकबरे इस काल की विशेषता है। तो देख सकते हैं हम सैयद काल में जो खास बात देखने को मिलती है। लोदी काल में अगर हम देखें बच्चों, लोदी काल में भवनों का निर्माण
बाग के बीच में, बाग के बीच में किया जाने लगा। बाग के बीच में किया जाने लगा और चबूतरों पर भवनों का निर्माण किया गया। भवनों का निर्माण किया गया। भवनों पर चबूतरों पर भवनों का निर्माण किया गया। एक और खास विशेषता की झलक दिखते हैं। इस पद्धति को चार बाग पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को चार बाग पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को चार बाग पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को क्या कहते हैं? चार बाग पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को चार बाग पद्धति कहते हैं, जो मुगल काल में भवन निर्माण की लोकप्रिय शैली के रूप में स्थापित थी। जो मुगल काल में भवन निर्माण की लोकप्रिय शैली के रूप में भवन निर्माण में लोकप्रिय शैली के रूप में स्थापित हुई। तो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि कैसे ये जो है चीजें आई हैं, और इसको हम देखते हैं कि कैसे लोदी काल में, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैयद वंश के काल में बड़े पैमाने पर मकबरों का निर्माण करवाया गया और अष्टभुजाकार मकबरों का निर्माण करवाया गया, जो इस काल की एक खास विशेषता मानी जाती है सैयद वंशों की। लोदी काल में बच्चों हम देखते हैं कि एक नई प्रक्रिया शुरू होती है। बाग लगवाए जाते हैं और बाग के बीच में चबूतरों पर भवनों का निर्माण करवाया गया, जो लोदी काल की खास विशेषता मानी जाती है। और दोहरे गुंबद का भी प्रयोग जो है इस काल में दिखाई देता है, जो खास बात है। चूंकि चारों तरफ बाग थी, बीच में बगीचे, चारों तरफ बाग है, बीच में भवन, चारों तरफ बगीचे हैं, बीच में भवन है, भवन चबूतरों पर बना है, इसलिए जो ये पद्धति सामने आई, इससे हम चार बाग पद्धति कहते हैं। यानी चार बाग पद्धति के रूप में ये विकसित हुई, और यह चार बाग पद्धति आगे चलकर के मुगल काल में काफी लोकप्रिय हुई। आप आगे देखेंगे कि बाबर इस पद्धति से बहुत प्रभावित हुआ, आराम बाग आगरा में बनवाया और ये पद्धति काफी लोकप्रिय हुई। तो सल्तनत काल में इस तरह से हम स्थापत्य कला के विकास को मोटे तौर पर देख सकते हैं कि कैसे कला शैली राजवंश के अनुसार
अपने को विकसित करते हुए दिखाई देती है। चूंकि लोदी सत्ता के साथ ही सल्तनत का अंत हो जाता है और सैयद और लोदी वंश के काल में सल्तनत का साम्राज्यिक विस्तार सीमित हो जाता है या साम्राज्य बहुत सीमित हो जाता है। इस सीमित साम्राज्य की वजह से या ये कहें कि केंद्रीय सत्ता की कमजोर होने की वजह से क्षेत्रीय सीमितता दिखाई देती है। इसकी वजह से क्षेत्रीय राज्य उभरे और ये क्षेत्रीय राज्य जिन प्रभावशाली लोगों के नेतृत्व में इमर्ज किए, उभरे, उन्होंने भी अपनी एक कला शैली को विकसित किया। वहां भी उन्होंने स्थापत्य कला शैली की एक निजता प्रस्तुत की, एक इंडिविजुअलिटी प्रस्तुत की। इसका भी ऐतिहासिक महत्व है जो कभी भी प्रीलिम्स या मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो हम उसको अब क्षेत्रीय कला शैलियों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे।